बंगाल चुनाव में बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। मोइना से क्रिकेटर अशोक डिंडा बीजेपी प्रत्याशी। केरल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। केरल में बीजेपी ने 47 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट के माध्यम से नेमोम से राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। बट्टियूर काबू से आर श्रीलेखा चुनाव लड़ेंगी। काट्टाकाड़ा से पीके कृष्णदास चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरफ बंगाल में बीजेपी ने पूरे तरीके से कमर कस ली है, मैदान में कैंडिडेट को उतार दिया है और पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवार नामों का ऐलान किया गया है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल चुनाव की है। 2 चरणों में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट के माध्यम से 144 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। लेकिन इन सब के बीच 144 उम्मीदवार अगर सबसे पहले मैदान में आते हैं तो क्या बीजेपी पहले से अपनी सियासी पिच तैयार कर रही है और इसीलिए उम्मीदवारों का ऐलान सबसे पहले पार्टी की तरफ से किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है टीएमसी को कड़ी चुनौती देने के लिए। और इन सब के बीच अब आपको हम फैक्ट के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार बंगाल में जो विधानसभा चुनाव है, फैक्ट के जरिए आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि 75% वोट बैंक को आप समझिए। ममता का एम वोट एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी का एच वोट क्या 75% यहां पर डाइवर्ट होगा। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ 75% का वोट बैंक डाइवर्ट होगा तो क्या बीजेपी यहां पर शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। और इसीलिए इस सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि मोदी का एच वोट यानी कि हिंदुत्व वोट पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है हर पार्टी की। तो दूसरे तरफ ममता का कोर वोट यानी कि मुस्लिम वोट एम वोट माना जाता है, लेकिन 75% पर सबकी निगाह है और ये 75% जहां जाएगा सत्ता उसके पास होगी। पश्चिम बंगाल के धर्म कांटा को भी आप समझिए। हिंदू आबादी है 71%, जबकि मुसलमान है 27%। लेकिन इन सब के बीच 27% को लेकर ऐसा माना जाता है कि कोर वोटर है टीएमसी का, ममता बनर्जी का, लेकिन 71% के आसपास का वोट बैंक अगर जिस तरफ जाएगा वहां सत्ता पूरे तरीके से नजर आएगी। और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल 2016 के नतीजों को भी आप देखिए। टीएमसी के पास 211 सीटें यहां पर 2016 में मिली थी, कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। और इन सब के बीच सीपीआईएम को 26 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को 3 जीतों पर यहां पर जीत मिली थी, जबकि आदर्श यानी कि अन्य के खाते में 10 सीटें गई थी। और इन सब के बीच यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण समझने वाला है। कुल 294 सीटों का यह मुकाबला है और इन सीटों पर सबसे ज्यादा मुकाबला टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बार रहने वाला है। असम चुनाव पर आइए। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का 8 पार्टियों से गठबंधन है और विधानसभा सीटें हैं असम में 126। बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत होती है किसी भी पार्टी को। बीजेपी 60 सीट, वोट प्रतिशत रहा 33.2%। यहां पर पिछले चुनाव के नतीजे हैं, लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला क्या कांग्रेस के साथ बीजेपी का रहेगा, ये सवाल है। सीटें 29 सीटें कांग्रेस के कब्जे में गई थी पिछले चुनाव में और अदर्स यानी कि अन्य के खाते में 37 सीटें गई। वोट प्रतिशत रहा 37%। लेकिन फिलहाल विधानसभा सीटें 126 का यह आंकड़ा है 2021 चुनाव का रिजल्ट। लेकिन 2026 में क्या असम कहां पर जाएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। चुनावी मुद्दों को भी आप समझिए। असम के घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा है, सीएए के साथ एसआईआर और इन सब के बीच बाढ़ और राहत, चाय बागान मजदूरों को पट्टा के साथ धर्मांतरण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे इस बार असम में सबसे ज्यादा जोर शोर के साथ गरज रही हैं। लेकिन इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द आखिरकार वोट बैंक कहां पर जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा 2021 के नतीजों को भी आपको हम समझाती है। टीएमसी 213 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी 77 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। कांग्रेस का खाता नहीं खुला और अदर्स के खाते में 4 सीटें गई थी, जिससे आप कुछ समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस यहां पर भी शून्य की स्थिति में जा पहुंची है। और मुकाबला है टीएमसी और बीजेपी के इर्द गिर्द। और सबसे ज्यादा सबसे बड़ी पार्टी 213 के साथ पिछले चुनाव में टीएमसी रही थी, लेकिन 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में की। लेकिन 2026 5 साल बाद चुनाव के मुद्दे अलग तरीके के नजर आ रहे हैं। बीजेपी का यह मानना है कि इस बार टीएमसी का हम सुपड़ा साफ कर देंगे। तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं।
बंगाल का घमासान 2026 का क्या रुझान है, इसे आप समझिए। टीएमसी 211 सीटें, वोट शेयर रहा, वोट फीसदी रहा 44.91%। अगले फैक्ट पर आइए, कांग्रेस पर 44 सीटों के साथ 12.25% यहां पर वोट बैंक कांग्रेस के पास रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के साथ 10.16% वोट फीसदी रहा और लेफ्ट 32 सीटों के साथ 26.00%। लेकिन बंगाल चुनाव पर क्या एसआईआर का असर होगा, इसे भी आपको समझना होगा। एसआईआर से पहले 7.66 करोड़ वोटर थे और एसआईआर के बाद यह आंकड़ा पहुंचा 7.04 करोड़। नाम कटे हैं 58 लाख और इन 58 लाख नाम कटने के बाद अब सवाल यह है कि आखिरकार वोटर कहां पर जाएगा। संदिग्ध वोटर है 60 लाख और इसी को लेकर ममता बनर्जी अलग अलग तरीके से सवाल उठाती हुई नजर आई, इसी 58 लाख वोट को लेकर। लेकिन 26 का घमासान और इस बार भाईजान किधर जाएंगे, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक किधर जाएगा। 2006 पे आइए, 22% वोट बैंक। 2011 में 35%, 15 साल में ममता का मुस्लिम वोट 35% से बढ़कर सीधे 75% तक जा पहुंचा। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये टैली के माध्यम से फैक्ट कह रहा है। 2011 पर 35%, 2016 में 51%, 2019 में यह आंकड़ा 70% जा पहुंचा और 21 पर आते आते 75%। जैसे जैसे साल दर साल बढ़ता गया ग्राफ मुस्लिम वोट का बढ़ता चला गया। 5% वोट का डर हमेशा रहता है, लेकिन दीदी का 2026 में क्या होगा, इसे समझना बेहद महत्वपूर्ण है। 2024 में टीएमसी बीजेपी 7% वोट का अंतर था। 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 7% वोट का अंतर था। लेकिन क्या 2026 में इसका असर देखेगा? 2021 में विधानसभा चुनाव पर आइए, 10% वोट का अंतर था और यहां पर साल 2024 से लेकर 2021 यानी कि 3 साल का फर्क। और विधानसभा लोकसभा चुनाव का ये मुद्दा अलग है। लेकिन 2024 के इस आंकड़े को भी आप समझिए, टीएमसी के पास 46% वोट थे, बीजेपी के पास 39% वोट थे और अंतर था सिर्फ और सिर्फ 7% वोट का। और इसीलिए कांग्रेस सीपीएम को अगर समझते हैं हम, तो 11% वोट यहां पर कांग्रेस और सीपीएम को मिला। इसके अलावा 2021 विधानसभा चुनाव पार्टी सीट वोट प्रतिशत को भी आप जान लीजिए। टीएमसी 215 सीटों के साथ 2.89 करोड़ वोट 48.02% के साथ खुद को स्थापित कर पाई। भारतीय जनता पार्टी पर आइए, 77 सीटें मिली थी, 2.29 करोड़ वोट और 37.97% वोट प्रतिशत के साथ भारतीय जनता पार्टी खुद को यहां पर स्थापित कर पाई। जबकि अंतर 138 सीटों का रहा। बीजेपी और टीएमसी के फासले को समझना होगा, 138 सीटों का अंतर था, लेकिन एक बड़ा फैक्टर इस बार बहुत अलग तरीके का नजर आ रहा है। बंगाल में इस बार कितने चरण में चुनाव होने हैं? 2 चरणों में चुनाव होने हैं। लेकिन 2016 पर अगर आएंगे आप, ठीक 10 साल पहले 7 फेज में चुनाव हुआ था और 5 साल बाद यानी कि 2021 में इससे ठीक पहले 8 फेज में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था। लेकिन पहली बार है जब 2 फेज यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा पश्चिम बंगाल में। और इसके ठीक पहले 5 साल पहले अगर आप जाएंगे तो ये चुनाव 8 फेजों में हुआ था। इसके एक चुनाव पहले को देखेंगे तो 2016 में 7 फेज में चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2 तारीखें हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के तमिलनाडु दौरे को आप समझिए, साउथ आपको लेकर चलते हैं। 24 सरकारी दौरे और 46 बार उनकी मौजूदगी रही। 22 राजनीतिक दौरे हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पर फोकस रहते हैं। 24 सरकारी दौरे उनके रहे, 46 बार उनकी मौजूदगी रही और 22 राजनीतिक दौरे रहे। तमाम अलग अलग तरीके से तमिलनाडु को साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। केरल पर आते हैं। केरल में इस बार किसकी सरकार और किसकी सत्ता बनेगी, इस सवाल के साथ डीएमके एमके स्टालिन का क्या एक बार फिर से जादू चलने वाला है। और इसके अलावा के अन्नामलाई वर्सेस ई पलानीस्वामी एआईएडीएमके के साथ ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इन 3 चेहरों के साथ केरल इस बार क्या बदलाव की आहट देख रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तमिलनाडु के सियासी समीकरण को आप समझिए, 60 साल से कांग्रेस और बीजेपी की सरकार यहां पर नहीं है, जबकि यहां के स्थानीय दल सरकार बना लेते हैं। डीएमके सीट 159 के साथ सरकार बनी थी पिछले बार 2021 चुनाव के रिजल्ट पर अगर आप गौर फरमाएंगे। वोट प्रतिशत रहा 37.7% का। एआईएडीएमके 75 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी रही, जबकि अदर्स के खाते में एक भी सीट नहीं गई। और इन सब के बीच केरल पर आइए, बीजेपी के सफर को आप समझिए। केरल में 2001 पर आएंगे तो यहां पर 5% वोट, सीटें एक भी नहीं मिली, 0 सीट थी पार्टी के पास। 2006 पे 5% वोट रहा, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। 2011 में भी एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। और इसीलिए इस चेहरे को देखिए आप,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लगातार केरल में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं और उनका यह मानना है कि कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। 2016 पर आइए, वोट फीसदी बढ़ गया 10% वोट, एक सीट केरल में भारतीय जनता पार्टी की, और इन सब के बीच 2021 में 1% और वोट बढ़ गया 11% वोट, लेकिन सीटें एक भी नहीं। और 2026 यानी कि इस बार जब चुनाव होगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी केरल में, खासकर साउथ का बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर खुद को क्या मजबूत कर पाएगी? केरल चुनाव ऐसा है जहां पर इकलौता राज्य जहां लेफ्ट सत्ता में है। लेफ्ट के समीकरण को आप समझिए, एलडीएफ यहां पर 99 सीटों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है पिछले चुनाव में, और 45.4% वोट एलडीएफ के पास रहा। इसके अलावा यूडीएफ पर आएंगे, जो कांग्रेस के साथ मैदान में थी, और वोट प्रतिशत रहा 39.1, 41 सीटें यहां पर यूडीएफ और कांग्रेस के खाते में गई, जबकि अदर्स के खाते में एक भी सीट नहीं मिली, और इसके साथ अदर्स को 29% वोट मिला। लेकिन केरल में इस बार किसकी सत्ता होगी? क्या यूडीएफ या एक बार फिर से एलडीएफ? और दूसरा सबसे बड़ा नाम के सुरेंद्रन, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मैदान में है, बीजेपी को लगातार मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन इन तीन चेहरों के इर्द गिर्द इस वक्त केरल लगातार सवाल पूछ रहा है। पिनाराई विजयन की यूएसपी को भी आप समझिए, इंडस्ट्री फ्रेंडली सीएम इन्हें कहा जाता है, प्रो कॉर्पोरेट है विजयन, और अदानी का वेलकम इन्होंने जिस तरीके से किया था, जिस शानदार तरीके से अदानी का स्वागत किया था, जब से सबसे ज्यादा चर्चा पिनाराई विजयन की थी, और इसीलिए इसी यूएसपी पर पिनाराई विजयन काम करते हैं, और इसीलिए लोग वहां पर इन्हें पसंद करते हैं। पुडुचेरी सबसे छोटे राज्य पर आइए, देश की सबसे कम सीटों वाली विधानसभा है, सबसे छोटा राज्य है, सबसे कम सीटों वाली विधानसभा है, 30 सीटें आती हैं। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 16 सीटों की जरूरत पड़ती है, और यहां पर एनडीए, एआईएनआरसी और बीजेपी को अगर आप समझते हैं तो 16 सीटें पिछले चुनाव में मिली थी, यानी कि 2021 के चुनाव नतीजों में यूडीएफ और कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर चुनाव लड़ा, 9 सीटें इनके खाते में गई गठबंधन के साथ, और अदर्स के खाते में 5 सीटें गई थी, वोट प्रतिशत 26%। ये पूरा सियासी समीकरण है पुडुचेरी का, जो देश का सबसे छोटा राज्य है और सबसे कम विधानसभा वाला राज्य भी है, जहां पर 30 विधानसभा की सीटें आती हैं। अगर किसी पार्टी को यहां पर सत्ता में पहुंचना है तो 16 सीटों की जरूरत होगी, और इन 16 सीटों के लिए फिलहाल एनडीए, एआईएनआरसी और बीजेपी के साथ 16 सीटें पाने में कामयाब भी रही थी, लेकिन दूसरे नंबर पर अलग। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं। 5 राज्यों की 824 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए रणभेरी बच चुकी है, चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं असम पर। पूर्वोत्तर का बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, जहां पर 126 सीटों के साथ मैदान में उम्मीदवार होंगे, लेकिन इंतजार करना होगा चुनाव का। पश्चिम बंगाल पर आइए, 2 चरणों में यहां पर चुनाव होने हैं। यहां पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बार कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इसके अलावा पुडुचेरी 30 विधानसभा सीटों वाला राज्य, सबसे छोटा राज्य है, यहां पर भी चुनाव होने हैं। केरल साउथ का बेहद महत्वपूर्ण राज्य, और केरल में भी चुनाव होने हैं। 4 मई की तारीख आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 5 राज्यों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे, जिनमें असम, पुडुचेरी, केरल, बंगाल, तमिलनाडु। सबसे पहले असम सिंगल फेज में 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं। पुडुचेरी में भी एक चरण में चुनाव होगा 9 अप्रैल को, केरल में भी 9 अप्रैल को एक चरण, और बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होगा।